हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपीए सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर हम सीसीपीए के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी को समझने से पहले हमें क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, एक बैंक अपने कस्टमर्स को जो भी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है उसी को हम क्रेडिट कहते हैं। और क्रेडिट पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, गाइडलाइंस लिखे होते हैं, जिनको एक बैंक फॉलो करता है लोन्स एंड एडवांसेस देते वक्त। ये जो पॉलिसी है वो बैंकों की हेल्प करती है कि वो रिस्पॉन्सिबली लेंडिंग कर पाए, जिनसे उसका जो रिस्क हो वो मैनेज हो पाए, साथ के साथ उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो अगर आप यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी की डेफिनेशन देखो, तो क्रेडिट पॉलिसी एक स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन है जो कि बैंकों को डायरेक्ट करती है कि उन्हें कैसे लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो ग्रांट करने हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे उन्हें मॉनिटर करना है, ताकि वो अपना रिस्क भी मैनेज कर पाए और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सके। अब बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी का पर्पस क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंट पर्पस यही होता है कि जो बैंक है वो एफिशिएंट तरीके से लैंडिंग कर पाए, जिससे उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथ के साथ क्रेडिट पॉलिसी जो है वो क्रेडिट वॉल्यूम, अर्निंग और एसेट क्वालिटी के बीच में भी एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है, जिससे एक बैंक का रिस्क भी प्रॉपरली मैनेज हो पाता है, साथ के साथ वो इनकम भी अच्छे तरीके से जो है वो कमा पाता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, क्योंकि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ यहाँ पर रेगुलेटरी गाइडेंस जो है वो इशू की गई है, जिसको बैंकों को मानना होता है। तो उनको फुलफिल करने के लिए भी क्रेडिट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहती है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम लिमिट्स वगैरह जो है वो सेट कर देते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जब हम क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली हम आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो जो है वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करना, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना। तो देखो, जब हम रिस्पॉन्सिबली लैंडिंग करते हैं ना, तो इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, हमें भी बेनिफिट होता है। कस्टमर की जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है और हमें इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो रिसीव होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एक बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के अंदर रूल्स लिखे हो सकते हैं कि एक एक जो बैंक है वो तभी किसी कस्टमर को लोन देगा जब बैंक अच्छे तरीके से कस्टमर की इनकम को वेरीफाई कर लेगा, उसका क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री को जो है वेरीफाई कर लेगा, तभी वो लोन जो है वो देगा, अदरवाइज वो लोन जो है वो नहीं देगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी। तो बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि बैंक को किन कस्टमर को एक्सेप्ट करना है और किन कस्टमर्स को रिजेक्ट करना है। सिंपल भाषा में कहूं तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे होते हैं कि कौन पर्सन यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन पर्सन लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे कि इस पॉलिसी के अंदर लिखा हो सकता है कि एक बैंक जो है सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को लोन देगी जिसके पास एक स्टेबल इनकम का सोर्स होगा और जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो नो योर कस्टमर है। जब एक बार बैंक अपने कस्टमर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अप्रूव कर देता है कि हाँ हम इस कस्टमर को लोन देंगे, उसके बाद बैंक को कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना होता है, यानी कि उसकी केवाईसी करनी होती है, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कस्टमर को बोला जाता है कि आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी जो है वो जमा करवाइए, उसको वेरीफाई करने के बाद ही हम आपको जो है वो लोन देंगे। उसके बाद आता है रिटेल और कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि एक बैंक किसी भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस को कैसे यहाँ पे जो है वो लोन देगा। जैसे बैंक स्पेसिफाई कर सकता है पॉलिसी के अंदर कि होम लोन उसी को दिया जाएगा जिसका जो सिविल स्कोर होगा वो 750 या फिर उससे ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कस्टमर ड्यू डेलिजेंस। ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर की जो रीपेमेंट एबिलिटी होती है, जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है, उसको जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। तो बैंक यहाँ पर बेसिकली लोन देने से पहले जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसका एनालिसिस कर सकता है, ताकि उससे वो बॉर्रोवर की रीपेमेंट एबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो जान सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं क्रेडिट पॉलिसी के। एग्जाम्पल के देखो, एक बैंक जो है 50 लाख रुपए का लोन कस्टमर को नहीं देगा बिना उसकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक किए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक किए और रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक किए। तो ये जो चीज है
ये आपका क्रेडिट पॉलिसी का हिस्सा जो है वो होता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाई डू बैंक नीड अ क्रेडिट पॉलिसी। एक बैंक को क्रेडिट पॉलिसी की क्या ज़रूरत है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखो, जो एक बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है? तो क्रेडिट पॉलिसी की हेल्प से एक बैंक जो है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर पाता है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिमिट सेट कर देते हैं कि हमें इस तरीके से लैंडिंग करनी है। और जब आप क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली आप रेगुलेटरी गाइडलाइंस को भी फॉलो जो है वो करते हो। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप पॉलिसी नहीं बनाओगे, आप ऐसे ही लोन देते रहोगे, तो वहां पर रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप पहले से क्राइटेरिया फिक्स नहीं करोगे कि आपको किन कस्टमर को लोन देना है, किन को नहीं देना है, तो जो कस्टमर आएगा आप उसको लोन दे दोगे, जिससे आपका जो एसेट पोर्टफोलियो वो खराब हो जाएगा, उसको क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी और डिफॉल्ट काफी ज्यादा होंगे, जिससे आपको लॉस होगा, ठीक है? तो लोन डिफॉल्ट को कम करने के लिए, बैड डेट को कम करने के लिए आपको क्रेडिट पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद लोन पोर्टफोलियो क्वालिटी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, बैंकों को इंश्योर करना पड़ता है कि जो वो लोन दे रहे हैं ना, वो डिफरेंट सेक्टर्स में दे, ताकि वो डिवर्सिफिकेशन जो है वो कर पाए। तो क्रेडिट पॉलिसी की हेल्प से हम कर पाते हैं, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि हम इस सेक्टर को मैक्सिमम इतना ही लोन देंगे, जिससे हम अपने पैसे को डिवर्सिफाई कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोन दे पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा रिस्क भी कम होता है और हम रेगुलेटरी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर पाते हैं। फिर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मान के चलिए बैंक का जो मैनेजर है, उसका कोई दोस्त आ गया, तो उसे उसने फटाफट से यहाँ पर जो है वो लोन दे दिया। मतलब कि बाइस्ड डिसीजन यहाँ पे लिया गया, क्योंकि पहले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई आपने। पर अगर आपने पहले से पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर सिविल स्कोर 750 होगा तभी उसको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो बैंक ब्रांच अपने दोस्त को ऐसे ही लोन नहीं दे सकता। उसका सिविल स्कोर 750 होगा तभी उसको लोन मिलेगा, अदरवाइज उसको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी आपको क्रेडिट पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कस्टमर और शेयर होल्डर का ट्रस्ट। देखो, एक बैंक तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर वो अपने कस्टमर और शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है, भरोसा है, वो जीत पाए। कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बैंक जीत सकती है? तो जब भी कस्टमर को पैसों की जरूरत हो, जैसे उसने अगर पैसा डिपॉजिट करवाया है या फिर लोन लेने गया है, तो बैंक उसको पैसा दे दे। और शेयर होल्डर का कैसे जीत सकते हो? अगर बैंक जो है वो प्रॉफिट कमा के लगातार यहाँ पर शेयर होल्डर्स को दे, उनकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीज करे, ठीक है? तो ये काम करके जो है वो कस्टमर और शेयर होल्डर का ट्रस्ट जो है वो जीत सकता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बैंक यहाँ पर डिसाइड कर सकता है पहले कि वो रियल एस्टेट में 80% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेगा, यानी कि उसके बाद जो टोटल फंड्स है उसका 80% से ज्यादा वो लैंड जो है वो नहीं करेगा, जिससे वो अपने पैसे को एग्रीकल्चर, बिजनेस, पर्सनल लोन में जो है वो डिवर्सिफाई जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रेडिट फंक्शन एंड व्हाट डज इट कवर। क्रेडिट फंक्शन क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लोन्स एडवांसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंदर कितने तरह के लोन होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। सबसे पहले हमारा जो लोन है वो है होम लोन, ठीक है? होम लोन दिया जाता है किसी बने बनाए घर को खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है? और ये लोन जो है वो बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉयज और बिजनेस प्रोफेशनल जो है वो लेते हैं ताकि वो अपना घर बना सके। फिर आता है पर्सनल लोन, ठीक है? पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको मेडिकल इशू है कोई, उसे ट्रैवल करना है, वेडिंग करनी है, तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो पर्सनल लोन जो है वो ले सकता है। फिर बिजनेस लोन है, ये बेसिकली एक कंपनी लेती है अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और नॉर्मली स्मॉल और लार्ज बिजनेस इस तरह का लोन लेते हैं। फिर आपका वर्किंग कैपिटल लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी कि बिजनेसेस को जो डे टू डे बेसिस पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो लेते हैं। इसको नॉर्मली जो रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं और एमएसएमई है, वो यहाँ पर लेते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर टर्म लोन। टर्म लोन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। अगर कोई पर्सन अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, अपनी कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, तो वो टर्म लोन ले सकता है। फिर आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर एक पर्सन जो है अपने अकाउंट से डिपॉजिट किए हुए पैसे से ज्यादा विड्रॉ करवा सकता है। जैसे एक पर्सन है, उसने 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं, पर अगर उसे 1 लाख की जरूरत है तो वो 1 लाख रुपए भी विड्रॉ जो है वो करवा सकता है। इससे जो बोरोवर होता है वो अपने कैश फ्लो को प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर पाता है। और नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं, जिनकी जो इनकम होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वो इसका यूज करते हैं। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मली एक्सपोर्टर और इंपोर्टर यूज करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एक बैंक जो है वो इंपोर्टर के बिहाफ पर एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दी टाइम पर, तो आपको पैसा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है?
बैंक गारंटी के अंदर तो जितने भी यहाँ पर बिजनेस डील्स होते हैं वहां पर बैंक अपने कस्टमर की गारंटी देता है ताकि वो जो डील्स हैं वो कंप्लीट हो सके, और इसको नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक टेक्सटाइल कंपनी है जो सूरत के अंदर काम कर रही है, वो वर्किंग कैपिटल लोन 1 करोड़ का जो है वो ले सकती है, यानी कि अप्लाई जो है वो कर सकती है, और बैंक जो है उसके फाइनेंशियल्स और को चेक करने के बाद ही लोन अप्रूव जो है वो करेगा। उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। तो क्रेडिट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग लोन पोर्टफोलियो क्वालिटी, यानी कि देखो बैंक के लिए जरूरी है कि उसका जो लोन पोर्टफोलियो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी अच्छी का मतलब कि ज्यादातर जो बोरोवर्स हैं वो लोन को रिपे कर दें, ठीक है। अब इसके लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बैंक को लोन देने से पहले बोरवर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोरवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो चांसेस है कि जो बोरवर है वो लोन की रिपेमेंट कर देगा, जिससे जो बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। साथ के साथ जो लोन रिपेमेंट्स है उसे भी उसे रेगुलर बेसिस पे जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखो, एक बैंक जो है वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क में जो है बैलेंस बनाना जरूरी है। कैसे, देखो, अगर हम एक बैंक की बात करें तो वो जब लोन देता है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। और रिस्की बोरोवर से वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और कम रिस्की से कम। जैसे मान के चलिए दो कस्टमर है, ए और बी, ये ज्यादा रिस्की है और ये कम रिस्की है, तो बैंक इससे 10% का इंटरेस्ट लेगा और इससे हो सकता है कि 8% या फिर 7% का इंटरेस्ट ले, ठीक है। अब देखो, अगर बैंक सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे तो वो क्या करेगा, इसको लोन दे देगा, जिससे क्या होगा कि चांसेस है कि फ्यूचर में जाकर ये डिफॉल्ट कर दे और बैंक को लॉस हो जाए। मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया तो रिस्क भी ज्यादा बढ़ गया। और अगर मान के चलिए बैंक ने सिर्फ इसे यहाँ पर लोन दे दिया तो इससे वो रिस्क तो कम कर लेगा पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बैंक को अब क्या करना है, इसके बीच में बैलेंस बनाना है, यानी कि एक ऐसा कस्टमर ढूंढना है, जैसे मान के चलिए एक कस्टमर सी है जो थोड़ा सा कम रिस्की है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा कम रिस्की है, बीच में आ जाता है। मान के चलिए इससे बैंक यहाँ पर मैक्सिमम 9% इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बैंक को ना इसको यहाँ पर लोन दे देना होगा, जिससे वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और रिस्क को भी बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम नहीं हो रही है और रिस्क भी ज्यादा जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और बैंक को अपने जो लैंडिंग है उसको भी डिवर्सिफाई करना है ताकि वो अपने रिस्क को मैनेज कर पाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरिंग लिक्विडिटी। बैंक को अपनी लिक्विडिटी को भी मेंटेन करके रखना होता है ताकि अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करवाने आए तो बैंक उसकी पेमेंट जो है वो कर पाए और अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। इसके लिए बैंक को यहाँ पर क्या करना होगा कि जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है उनसे ज्यादा लॉन्ग टर्म लैंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे फिर एसेट्स और लायबिलिटी का जो मेच्योरिटी है उसके अंदर मिसमैच आ जाएगा, जिससे लिक्विडिटी इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर बैंक ने जो है वो 2 सालों के लिए फंड्स एक्सेप्ट किए हैं डिपॉजिट के और उसको 10 सालों के लिए लोन के लिए दे दिया है, तो पैसा उसे 2 साल में वापस करना है, पर उसे पैसा मिलेगा जो उसने लोन दिया 10 साल के बाद। तो 8 साल का यहाँ पर गैप है जिसकी वजह से बैंक के पास पैसे की कमी हो सकती है। और लिक्विडिटी रिजर्व्स को मेंटेन करना इसीलिए जरूरी है ताकि जो भी विड्रॉवल की जो डिमांड्स है उसको जल्दी से जल्दी मीट जो है वो किया जा सके। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव है आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो जो आरबीआई की जो नॉर्म्स है, फाइनेंशियल लॉज है, उनको फॉलो करना जरूरी होता है बैंक के लिए, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी पॉलिसी वगैरह, इनको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो इनको फॉलो करने के लिए भी क्रेडिट पॉलिसी जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें क्रेडिट पॉलिसी और लैंडिंग गाइडलाइंस की एक समरी टेबल की बात करें तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है एस्पेक्ट क्रेडिट पॉलिसी पर्पस। क्रेडिट पॉलिसी का पर्पस क्या है, तो बेसिकली रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी कंप्लाइंस, इसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना कि रिस्क भी लेना है, प्रॉफिट भी कमाना है, साथ ही साथ कंप्लाइंस भी करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप कस्टमर को तभी लोन दो जब आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर लो, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो तभी लोन दो। फिर की कंपोनेंट्स की बात करें जिसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस और लैंडिंग रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप 50 लाख का बिजनेस लोन दे रहे हो तो उसके लिए आपको सिबिल को कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, तभी आप यहाँ पर लोन दोगे, अदरवाइज नहीं। फिर रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए आपको डिवर्सिफिकेशन करनी है, जो भी आपने लोन दिया है उसको मॉनिटर करना है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है वो कंप्लाइन करना है। जैसे एक बैंक जो है वो लिमिट लगा सकता है कि वो रियल एस्टेट को अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 15% ही लोन जो है वो देगा, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर लोन पोर्टफोलियो की। तो लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके अंदर हमारे होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो आ जाते हैं। तो जैसे एक दिल्ली है,
दिल्ली में एक बिजनेस है, वो 2 करोड़ का टर्म लोन ले रहा है एक्सपेंशन के लिए, तो ये आपका लोन पोर्टफोलियो की टाइप है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही है कि लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करना। ओके, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट पॉलिसी जब वो इंश्योर करती है कि जो बैंक है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लैंडिंग करे, जिससे कि उसका जो लोन पोर्टफोलियो, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, और वो साथ के साथ रेगुलेटरी नॉर्म्स को भी जो है वो कंप्लाई करे, जिससे वो रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में बैलेंस बना पाएगा, जिससे बैंक की जो है ग्रोथ मैक्सिमाइज होगी, साथ के साथ उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क इन बैंक्स। तो बैंक्स के अंदर क्रेडिट पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहले व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क? क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क होता क्या है? तो देखो, क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो लैंडिंग एक्टिविटीज को गाइड करने का काम करता है। यानी कि इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनको बैंक फॉलो करता है लैंडिंग करते वक्त, लैंडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त, और ये डॉक्यूमेंट इंश्योर करता है कि बैंक जो है वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस कर रहा है और रिस्क को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है। पर्पस की बात करें तो कंसिस्टेंट क्रेडिट डिसीजन अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, तो एक बैंक कंसिस्टेंटली सही डिसीजन ले पाए लोन और एडवांसेस से रिलेटेड, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट काफी हेल्पफुल होता है। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस और एक्सपोजर लिमिट, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करता है, यानी कि एक बैंक और एक बैंक की ब्रांच मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकती है उसे डिफाइन करता है, ताकि उसके हिसाब से ही लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दिए जाए। साथ ही साथ एक्सपोजर लिमिट को भी डिफाइन करता है कि एक बैंक और एक बैंक की ब्रांच किसी स्पेसिफिक सेक्टर को मैक्सिमम कितना लोन जो है वो दे सकती है। उसके बाद लोन अप्रूवल को भी गाइड करता है, और अगर कोई डेविएशन होती है, जैसे मान के चलिए ब्रांच को बोला था कि आपको 5 करोड़ का मैक्सिमम लोन देना है, अगर 10 करोड़ की एप्लीकेशन आई है तो उसको ये जो डेविएशन है उसे यहाँ पर कैसे मैनेज करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है क्रेडिट ऑफिसर्स की, ब्रांच मैनेजर्स की, वो सारी चीजें जो है वो डिफाइन करता है। साथ ही साथ आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाइंस करने का काम भी जो है वो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सेम है, जैसे अगर कोई बैंक की क्रेडिट पॉलिसी है, उसने बोला कि होम लोन जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो 80 लाख रुपए से ज्यादा होम लोन जो है वो नहीं देना है। पर अगर 90% आप दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको स्पेशल अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ेगी, बैंक को स्पेशल अप्रूवल जो है लेनी पड़ेगी क्रेडिट रिस्क कमेटी से, क्रेडिट रिस्क कमेटी से। ठीक है, उसके बाद आता है की कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क के यहाँ पर की कंपोनेंट जो है वो क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो देखो, जो आपकी जो फ्रेमवर्क होता है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लैंडिंग रूल्स जो है वो डिफाइन किए होते हैं, और इसकी लिमिट जो है वो डिफाइन जो है वो की होती है। ठीक है, जैसे एक बैंक की जो पॉलिसी है वो बता सकती है कि जो पर्सनल लोन है अगर वो 10 लाख से अबव हो जाए तो वहां पर बैंक को और जो ब्रांच मैनेजर उसको एडिशनल अप्रूवल की जो है वो जरूरत होगी। फिर यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर रिस्क टॉलरेंस और एक्सपोजर लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होती है उसको जो है वो डिफाइन किया जाता है, यानी कि एक बॉर्रोवर को मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा, इंडस्ट्री को कितना लोन यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम दिया जाएगा, ये चीज यहाँ पे जो है वो लिखी होती है। क्योंकि देखो, हर बैंक की एक मैक्सिमम रिस्क टॉलरेंट होती है, मतलब कि एक लिमिट होती है जितना बैंक जो है वो रिस्क ले सकती है। जैसे कि इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक जो सिंगल बॉर्रोवर है वो बैंक के कैपिटल के 15% से ज्यादा जो है वो लोन नहीं ले सकता। अगर मान के चलिए बैंक का जो कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए है, तो एक सिंगल बॉर्रोवर को जो बैंक है वो यहाँ पर 15 करोड़ से ज्यादा जो है वो लोन नहीं दे सकता है। फिर आता है आपका यहाँ पर हैंडलिंग लोन डेविएशंस, हैंडलिंग लोन डेविएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीजर बताए होते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है, जैसे मैक्सिमम बोला गया था लोन 15 करोड़ दिया जाएगा, अगर मान के चलिए जो एप्लीकेशन है वो 20 करोड़ की है और ये एक्सेप्शन है, तो इसको कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, यहाँ पर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जैसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो लोन ऑफिसर है वो एक्सीडिंग एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा अगर लोन देगा, मतलब कि एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा वो अगर लोन देगा तो उसे यहाँ पर अप्रूवल की जो है वो जरूरत पड़ेगी। फिर आता है आपका यहाँ पर क्रेडिट रिस्क कमेटी। क्रेडिट रिस्क कमेटी ये बेसिकली अगर कोई न्यू लोन प्रोडक्ट है उसको अप्रूव करता है, साथ के साथ हाई रिस्क प्रपोजल है उनको भी जो है वो मॉनिटर करता है। तो एक बैंक यहाँ पर जैसे वो कोई स्टार्टअप लोन दे रहा है तो पहले वो क्रेडिट रिस्क कमेटी से अप्रूवल लेगा, फिर ही उसको यहाँ पे जो है वो लोन देगा, तो अगर वो हाई रिस्क प्रपोजल में आता है। फिर आता है क्रेडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रेडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली जो लैंडिंग डिपार्टमेंट है
उसके अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको डिफाइन करने का जो है वो काम करता है। जैसे एक मैनेजर को बोल दिया गया है कि आप अप टू 5 करोड़ लोन ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा अगर आप लोन देना चाहते हो तो आपको हेड क्वार्टर से पहले जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई का क्या रोल होता है। तो आरबीआई ने बेसिकली कुछ गाइडलाइंस दी हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को एक क्रेडिट पॉलिसी कमेटी जो है वो सेटअप करनी होती है, ताकि वो जो कमेटी है वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को ओवरसी कर पाए, मॉनिटर कर पाए और इंश्योर कर पाए कि एक बैंक अपने क्रेडिट रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बैंक को पॉलिसीज भी जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी लोन अप्रूवल के लिए, रिस्क लिमिट के लिए और एसेट कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, यानी कि लोन को अप्रूव कैसे किया जाएगा, रिस्क लिमिट कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे और एसेट कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक सिंगल सेक्टर के अंदर, एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के जो लैंडिंग नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल लिमिट्स है, उनके साथ भी कंप्लायंस करना बैंक के लिए जो है वो जरूरी है। उसके बाद देखो हु इज द पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी। तो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी का पार्ट कौन कौन जो है वो हो सकता है। सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें तो इसमें अंदर हमारे चेयरमैन सीईओ आ जाते हैं, और ये बेसिकली इस कमेटी के हेड होते हैं और ये स्ट्रेटजिक प्लान्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, स्ट्रेटजी वगैरह जो है वो बनाते हैं। फिर आता है क्रेडिट डिपार्टमेंट हेड, ये बेसिकली जितने भी लोन अप्रूवल्स होते हैं उनको ओवरसी करता है, मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि ये जो लोन अप्रूवल है वो क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही किए जाए और आरबीआई के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ प्रॉपर कंप्लायंस किया जाए। फिर आता है आपका यहाँ पर ट्रेजरी हेड, ये बेसिकली जो क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क है उसको मैनेज करने का जो है वो काम करता है। ठीक है, फिर आपका जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट हेड है ये बेसिकली जो रिस्क असेसमेंट है वो करने का काम करता है, यानी कि जब एक बैंक लोन्स एंड एडवांसेस देता है तो वहां पर बैंक कितना रिस्क जो है वो फेस कर रहा है उसको असेस करने का काम करता है। और ये काम वो कैसे करता है, तो पोर्टफोलियो को मॉनिटर करके कि बैंक ने कहाँ कहाँ पे लोन दिया है, कितना कितना जो है वो लोन दिया है। फिर आता है आपका यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट, ये बेसिकली मार्केट ट्रेंड और इकोनॉमिक रिस्क को एनालाइज करने का जो है वो काम करता है, यानी कि फ्यूचर में जाकर मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो है वो पड़ने वाला है। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले देखो, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, इसका क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये बेसिकली जितना क्रेडिट रिस्क बैंक फेस कर रहा होता है उसको मॉनिटर करता है और उसको मैनेज करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है ताकि प्रॉपर्ली क्रेडिट रिस्क को मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो रिस्क पैरामीटर और एक्सपोजर लिमिट के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर करता है, यानी कि बैंक जो है वो क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोन वगैरह दे रहा है कि नहीं उस चीज को मॉनिटर करने का काम इस डिपार्टमेंट का जो है वो होता है। साथ के साथ ये रिस्क असेसमेंट सिस्टम को भी बनाता है कि रिस्क को कैसे यहाँ पर कैसे असेस किया जाएगा। ठीक है, जिससे और ये लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी को भी इंश्योर करता है कि जो लोन पोर्टफोलियो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद ये पीरियोडिक लोन ऑडिट भी जो है वो कंडक्ट करता है और एमआईएस रिपोर्टिंग भी जो है वो करता है, मतलब कि ये पीरियोडिक बेसिस पे देखता है कि जो लोन है वो सही तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, उसकी चेकिंग करता है और एमआईएस रिपोर्टिंग भी जो है वो करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो CRMD है वो यहाँ पर एमएसएमई लोन के अंदर जितने भी डिफॉल्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और रेकमेंड कर सकता है स्ट्रिक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि आगे से बैंक यहाँ पर रिस्क ज्यादा जो है वो ना ले और रिस्क को मैनेज जो है वो किया जा सके। अब बात करेंगे की फंक्शंस ऑफ CRMD। तो की फंक्शंस क्या होते हैं CRMD के। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, तो ये यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को इवेल्युएट करता है, यानी कि जब भी कोई लोन एप्लीकेशन होती है, लोन एप्लीकेशन आती है तो उसके अंदर कितना रिस्क है उसको इवेल्युएट करने का काम जो है वो डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद लोन पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, तो जितने भी यहाँ पर हमारे ओवरऑल लोन है, यानी कि बैंक ने जो भी लोन एडवांसेस दिए हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और जो एनपीए बन चुके हैं उन सभी को ट्रैक करने का काम भी यही डिपार्टमेंट जो है वो करता है। साथ के साथ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन, तो अगर कोई यहाँ पर बैड लोन बन गया है तो उसे डिटेक्ट करने का काम और उसे बैड लोन से स्टैंडर्ड लोन में कन्वर्ट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस क्या लिए जाएं, तो वो भी यहाँ पे जो है वो सजेस्ट करता है बैंक को। फिर आता है कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, तो ये इंश्योर करता है कि जो आरबीआई के रेगुलेशंस है उनके साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लाई जो है वो किया जा सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे समरी टेबल की, तो क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क का समरी हम इस टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला आता है क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ये यहाँ पर लैंडिंग डिसीजन रिस्क टॉलरेंस को गाइड करता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, ये बेसिकली जो क्रेडिट पॉलिसी उसको मॉनिटर करता है, रिस्क लिमिट को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस किया जाए। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिस्क को मॉनिटर करता है और पॉलिसी को एनफोर्स करता है और इंश्योर करता है कि जो पोर्टफोलियो का जो क्वालिटी हो वो यहाँ पर अच्छा हो। ठीक है। फिर हैंडलिंग डेविएशन, तो अगर कोई मान के चलिए कि जो लोन एप्लीकेशन है वो लिमिट से एक्सीड कर गई है, तो एक्सेप्शन है, तो उस केस में कैसे उसे हैंडल किया जाएगा, उसका प्रोसीजर जो है वो डिफाइन किया जाता है। उसके बाद पीरियोडिक अपडेट एंड अडेप्टेशन। ठीक है। तो पॉलिसी को मार्केट में जो चेंजेस आए हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस में जो चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज करते रहना चाहिए बैंक को। ठीक है। जैसे एक बैंक जो है वो लोन पॉलिसीज को अपडेट करता है आरबीआई के डायरेक्टिव और इकोनॉमिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो ये आपका था यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि एक बैंक यूज करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करें तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इंश्योर करता है कि जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबली जो है वो लैंडिंग करे और अपने रिस्क को मैनेज करे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उनको यहाँ पर फॉलो करे, उनके साथ कंप्लायंस करे। अब ये बैंक कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर लैंडिंग गाइडलाइंस को क्लियरली सेट करके, रिस्क एक्सपोजर को मॉनिटर करके और अपने पॉलिसीज को पीरियोडिकली अपडेट करके। ठीक है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क बैंक की हेल्प करता है कि वो रिस्पॉन्सिबली लैंडिंग करके अपने रिस्क को मैनेज कर पाए और आरबीआई के नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो जो है वो कर पाए। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इन बैंक। तो जो क्रेडिट पॉलिसी होती है बैंक की, उसके कंटेंट्स को हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। तो पहला जो कंटेंट है वो है आपका क्रेडिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। डेफिनेशन की बात करें तो क्रेडिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक फॉर्मल रिटर्न गाइडलाइन होती है जो कि डिफाइन करती है कि एक बैंक कैसे यहाँ पर जो है वो क्रेडिट ग्रांट करेगी, कैसे उसे मैनेज करेगी और कैसे यहाँ पर उन्हें मॉनिटर करेगी। ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो बैंक है वो अपने रिस्क को प्रॉपरली जो है वो मैनेज करे और रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी प्रॉपरली जो है वो फॉलो करे। पर्पस की बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये लैंडिंग रूल्स को सेट करता है, अप्रूवल प्रोसेसेस को सेट करता है जिसको बैंक फॉलो करता है लैंडिंग करते वक्त। साथ के साथ रिस्क कंट्रोल को भी ये इंश्योर करता है और आरबीआई की गाइडेंस के साथ कंप्लायंस भी जो है वो करवाता है। ठीक है। मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक की हेल्प करता है कि वो अपना रिस्क को कंट्रोल कर पाए और आरबीआई की गाइडेंस के साथ भी कंप्लायंस जो है वो कर पाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लोन टाइप्स है, अप्रूवल अथॉरिटीज है, पोर्टफोलियो कंपोजिशन है, उस चीज को भी डिफाइन करने का काम जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो करता है। ओके। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। एक बैंक जो है वो कंसिस्टेंटली सही डिसीजन जो है वो ले पाता है अगर वो इस क्रेडिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करता है प्रॉपर तरीके से। ओके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे की कंटेंट्स ऑफ अ बैंक क्रेडिट पॉलिसी। तो बैंक क्रेडिट पॉलिसी के की कंटेंट्स यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो कुछ चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो पढ़ी हुई हैं, जैसे कि पर्पस एंड कंटेंट की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पर गोल को जो है वो आउटलाइन करता है। ठीक है। गोल को आउटलाइन करता है और पॉलिसी के फ्रेमवर्क को भी बताता है कि पॉलिसी का फ्रेमवर्क जो है वो कैसा जो है वो होना चाहिए। जैसे कि ये एनुअल लैंडिंग गोल जो है वो सेट कर सकता है, रिस्क एपेटाइट जो है वो सेट कर सकता है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी और रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को डिफाइन करता है कि बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में कितना यहाँ पर लोन जो है वो देना है और बैंक यहाँ पर लोन पोर्टफोलियो की ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है, साथ ही साथ लो एनपीओ को मेंटेन करके जो है वो रखता है। उसके बाद लैंडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो स्पेसिफाई किया जाता है कि डिफरेंट लेवल के ऊपर लोन को अप्रूव करने की अथॉरिटी जो है वो किसके पास है। जैसे हम ब्रांच मैनेजर की अथॉरिटी फिक्स कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का ही लोन जो है वो अप्रूव कर सकता है। फिर आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है वो इंश्योर करता है कि जितने भी यहाँ पर मेजर लोन सैंक्शंस हैं वो हायर लेवल के ऊपर जो है वो रिव्यू किए जाए, चेक किया जाए, उनको वेरीफाई किया जाए कि लोन प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, उसका क्रेडिट रिस्क जो है वो कितना है। तो क्रेडिट जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है वो सभी मेजर लोन सैंक्शंस को रिव्यू करने का जो है वो काम करता है। फिर आता है आपका यहाँ पर साइन ऑफ प्रोसेस। क्या आता है आपका यहाँ पर साइन ऑफ प्रोसेस। तो साइन ऑफ प्रोसेस के अंदर इंश्योर किया जाता है कि जो रिस्क और क्रेडिट पॉलिसीज है, ठीक है, तो जो साइन ऑफ प्रोसेस है इसके अंदर जो हायर लेवल पे जो अथॉरिटीज होती हैं, हायर लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि जो भी यहाँ पर लोन प्रपोजल है, ठीक है, उसको
अप्रूव करने से पहले ये देखा जाता है कि जो रिस्क और क्रेडिट पॉलिसी है उनको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो वेरीफाई करती है कि जो लोन प्रपोजल्स हैं वो क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हुए अप्रूव किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर क्रेडिट डिनायल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। तो अगर कोई लोन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर कोई लोन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसे बैंक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करके जो है वो रखता है, उसके रीजन भी रिकॉर्ड करके रखता है। फिर आता है पोर्टफोलियो कंपोजिशन और डिवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो लोन एक्सपोजर को सेट कर सकता है कि पर सेक्टर वो मैक्सिमम कितना लोन जो है वो देगा, ताकि उसका जो रिस्क है वो यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे एक बैंक जो है वो रियल एस्टेट लैंडिंग पे लिमिट लगा सकता है कि वो टोटल लोन का 20% ही रियल एस्टेट को जो है वो लैंडिंग करेगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोन की। तो यहाँ पर लोन की जो कैटेगरीज होती हैं और बोरोवर जो एलिजिबल है उन लोन के लिए उसको जो है वो डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इसमें हमारे रिटेल, बिजनेस, होम, एमएसएमई और कॉर्पोरेट लोन्स जो है वो आ जाते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर अप्रेजल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। तो देखो अप्रेजल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर जो स्पेसिफाई करते हैं कि जो लोन्स है उनको कैसे यहाँ पर इवेल्युएट किया जाएगा और कैसे उनको जो है वो अप्रूव किए जाएंगे, ठीक है। जैसे एक लोन एप्लीकेंट को बोला जाएगा कि आप लोन लेने से पहले फाइनेंशियल और क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो बैंक के पास जो है वो सबमिट करवाइए, तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन जो है वो नहीं मिलेगा। अब ब्रेक डाउन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी सेक्शंस। तो ये जो क्रेडिट पॉलिसी सेक्शंस हमने पढ़े हैं इनका हम ब्रेक डाउन करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है पर्पस एंड कंटेंट। तो आपका यहाँ पर पर्पस क्या होता है क्रेडिट पॉलिसी का और उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले देखो इस सेक्शन के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी है वो किस लिए बनाई गई है, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उस चीज को जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, रेगुलेटरी कंसर्न है, बैंक की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो लिखते हैं। जैसे एक बैंक जो है वो लोन ग्रोथ टारगेट जो है वो सेट कर सकता है लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स की। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के अंदर मेनली एसेट क्वालिटी को कैसे यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा और हेल्दी तरीके से क्रेडिट ग्रोथ कैसे की जाएगी, वो सारी चीजें मेंशन जो है वो की होती हैं। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका क्रेडिट पॉलिसी का, कि जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छी से अच्छी मेंटेन हो, हायर क्वालिटी की जो है लोन्स एडवांसेस जो है वो बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को दिए जाएं, जिससे हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ हो बैंक। फिर यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न्स होते हैं क्रेडिट एक्सपोजर के ऊपर उसको मैनेज करना। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग और एजुकेशन, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद लोन कट ऑफ स्कोर्स, जो लोन कट ऑफ स्कोर्स है जैसे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम सिबिल स्कोर यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड और बैंड लोन कैटेगरीज, यानी कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें बैंक लोन जो है वो नहीं दे सकता है, यानी कि कौन सी कैटेगरीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है उसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर लैंडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो लोन जो है वो दे सकता है, कौन सा पर्सन जो है वो लोन जो है वो दे सकता है। जैसे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जैसे कि ब्रांच, रीजनल ऑफिस, हेडक्वार्टर, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा ऑफिसर कितने अमाउंट का लोन जो है वो दे सकता है। तो ये बेसिकली लोन अप्रूवल की हायरार्की जो है वो बताता है कि सबसे पहले कौन सी अथॉरिटी आती है, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपर बोर्ड आ जाता है, फिर क्रेडिट कमेटी आ जाती है, फिर लोन ऑफिसर जो है वो आ जाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली लैंडिंग अथॉरिटी के बारे में डिफाइन करते हैं कि किसी पर्सन के पास कितना लोन देने की अथॉरिटी है मैक्सिमम, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है जैसे ब्रांच मैनेजर, उसको बोला है कि 5 करोड़ से ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हो। रीजनल क्रेडिट कमेटी को 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ की लिमिट दी गई है। कॉर्पोरेट ऑफिस क्रेडिट कमेटी को 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला गया है कि आप 200 करोड़ से ज़्यादा भी लोन अप्रूव जो है वो कर सकते हो। तो ऐसे हमें डिफाइन जो है वो करना होता है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो जो हायर लेवल अथॉरिटीज हैं वो बेसिकली जो मेजर लोन सेक्शन है उसको रिव्यू और मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो लोन दिए जा रहे हैं वो लोन प्रॉपरली इवैल्यूएशन करने के बाद दिए जा रहे हैं कि नहीं, और वो क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करके दिए जा रहे हैं कि नहीं, इस चीज को वेरीफाई का करने का काम जो है वो हायर लेवल अथॉरिटीज जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी वो इंश्योर करते हैं कि जो बैंक है वो लोन देते वक्त बैंक पॉलिसी और रिस्क गाइडेंस को जो है वो प्रॉपरली फॉलो करे, ओके।
फिर आता है यहाँ पर आपका साइन ऑफ प्रोसेस। इसके अंदर जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है और जो रिस्क ऑफिसर होते हैं, वो बेसिकली लोन को सैंक्शन करने से पहले उसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलिए कोई लोन ऑफिसर है, वो लोन दे रहा है, तो पहले स्क्रीनिंग कमेटी और रिस्क ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो लोन है वो रिस्क पॉलिसीज को फॉलो करके दिया जा रहा है कि नहीं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर एक लार्ज कॉर्पोरेट को लोन दिया जा रहा है, तो जो रिस्क ऑफिसर है वो वेरीफाई कर सकता है कि ये जो लोन दिया जा रहा है वो रिस्क और क्रेडिट पॉलिसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फिर आता है आपका क्रेडिट डिनायल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। तो अगर कोई यहाँ पर रिजेक्टेड लोन एप्लीकेशन है, मतलब कि अगर बैंक ने कोई लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो उसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उन्होंने बैंक को बोला हुआ है कि आपको अगर कोई रिजेक्ट भी कर रहे हो, तो उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने हैं वैलिड रीजंस के साथ कि किस रीजन की वजह से आपने लोन को जो है वो रिजेक्ट किया है। जैसे अगर एक बैंक ने एक लोन एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि बोरोवर की जो रीपेमेंट हिस्ट्री थी वो पुअर थी, और ठीक है, तो इस चीज को उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर पोर्टफोलियो कंपोजिशन एंड डिवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर एक बैंक बेसिकली डिफाइन करता है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एक बैंक कितना लोन जो है वो दे सकता है। डिफरेंट सेक्टर के अंदर एक बैंक जो है वो कितना लोन जो है वो दे सकता है, और इससे इंश्योर किया जाता है कि जो रिस्क है वो वेरियस इंडस्ट्री के अंदर स्प्रेड हो सके। क्योंकि देखो, जब आप लिमिट फिक्स कर देते हो कि एक सेक्टर में बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है, तो अब बैंक को मजबूरी बस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोन देना पड़ता है, जिससे वो अल्टीमेटली रिस्क को डिवर्सिफाई जो है वो कर पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, आप लोन पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन के लिए लिमिट जो है वो फिक्स कर सकते हो। जैसे कि रियल एस्टेट 15%, यानी कि बैंक 15% टोटल लोन्स का रियल एस्टेट को दे सकता है, 20% मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर को 25%, एमएसएमई रिटेल को 20% और ट्रेड और एक्सपोर्ट को 20%। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोन की। तो यहाँ पर हम लोन कैटेगरीज और बोरोवर की जो एलिजिबिलिटी है उसको जो है वो डिफाइन करते हैं, उसको जो है हम यहाँ पर डिफाइन जो है वो करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सिंडिकेटेड लोन है या फिर एम्प्लॉय लोन है, तो उसकी लिमिट भी हम यहाँ पर जो है वो सेट करते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर कोई भी बोरोवर जो है वो मैक्सिमम कितना लोन जो है वो ले सकते हैं, और अगर एम्प्लॉय है बैंक का तो वो कितना लोन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ लोन टाइप्स एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो देखो, वैसे तो टाइप्स हमने डिस्कस किया, होम लोन घर को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, बनाने के लिए, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अप्रेजल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। देखो, अप्रेजल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो अप्रेजल स्टैंडर्ड और प्रोसीजर बताते हैं कि जब भी एक बैंक लोन देगा तो वो लोन एप्लीकेशंस को कैसे इवैल्यूएट करेगा। जैसे कि अप्रेजल स्टैंडर्ड ये बता सकते हैं कि आपको बोरोवर के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्टडी करना पड़ेगा। क्रेडिट असेसमेंट जो है वो क्राइटेरिया दे सकता है जिसको बैंक को फॉलो करना होगा। ठीक है, और उसको फॉलो करके ही वो इवैल्यूएशन करेगा और लोन को अप्रूव या फिर रिजेक्ट जो है वो करेगा। तो अप्रेजल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताता है कि लोन एप्लीकेशन को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा उसे, और उसके बाद कैसे लोन को जो है वो अप्रूव किया जाएगा। इसके अंदर बेसिकली लोन अप्रेजल क्राइटेरिया जो है वो लिखा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रेडिट स्कोर का क्राइटेरिया हो सकता है कि जो मिनिमम सिविल स्कोर है वो 750 होना चाहिए, यानी कि किसी बोरोवर का जो सिविल स्कोर है अगर वो 750 होगा तभी उसको लोन मिलेगा, अदरवाइज उसे लोन जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद इनकम स्टेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इनकम स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें बोरोवर की जो सैलरी स्लिप है, आईटीआर है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका स्टडी जो है वो करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि बैंक को ये सारी चीजें चेक करनी है, उसके बाद ही वो जो है बोरोवर को लोन जो है वो दे सकता है। उसके बाद बैंक को यहाँ पर कोलैटरल भी लेना है। कोलैटरल कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की गारंटी हो सकती है। फिर आता है यहाँ पर बिजनेस वेबिलिटी। तो अगर कोई बिजनेस लोन लेने आया है बैंक के पास, तो उस बिजनेस की वेबिलिटी को भी बैंक को जो है वो चेक करना होगा, जिसके लिए वो बिजनेस लोन्स के केस में जो बिजनेस का जो कैश फ्लो है उसका एनालिसिस जो है वो कर सकता है। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी इंश्योर करती है सेफ लैंडिंग को। यानी कि एक बैंक जो है अगर एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी बनाता है तो उसकी हेल्प से वो लैंडिंग जो है वो सेफ तरीके से कर पाता है, अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाता है, और रेगुलेटरी और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अलाइन भी जो है वो कर पाता है। ठीक है, अब
ऐसा बैंक कर कैसे पाता है? तो बैंक क्या करता है, बेसिकली लोन अप्रूवल को डिफाइन करता है, रिस्क एक्सपोजर और कंप्लायंस गाइडलाइंस को जो है वो डिफाइन करता है, और बैंक इसकी हेल्प से समय के साथ जो है वो ग्रो कर पाता है, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो हो जाती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर अप्रेजल स्टैंडर्ड इन बैंक लैंडिंग। ठीक है, तो अप्रेजल स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या? देखो, अप्रेजल स्टैंडर्ड कुछ यहाँ पर साइंटिफिक क्रेडिट असेसमेंट मैथोलॉजीज होती हैं जिनका बैंक यूज करता है लोन प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए और उससे जुड़े रिस्क को मैनेज करने के लिए। तब जब भी कोई पर्सन लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक जो है इन मेथड्स का यूज करके उस लोन का अप्रेजल करता है और डिसाइड करता है कि उसे बॉर्बर को लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो अगर हम इन स्टैंडर्ड्स के पर्पस का बात करें तो पर्पस क्या होता है? देखो, अप्रेजल स्टैंडर्ड का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि एक्यूरेट तरीके से रिस्क असेसमेंट जो है वो की जा सके। मतलब कि लोन को अप्रूव करने से पहले हम यहाँ पर जान पाए कि इस लोन को देने से हम कितना रिस्क जो है वो फेस कर रहे हैं, जिससे हम डिसीजन ले पाए कि हमें यहाँ पर लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ कस्टमर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कि बॉर्रोवर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको डिटरमाइन करना, ये भी एक पर्पस होता है। देखो, आप जब आपके पास कोई भी लोन एप्लीकेशन आता है, अगर आप एक बैंक के एम्प्लॉय हो तो आपको लोन देने से पहले बॉर्बर की क्रेडिट वर्दीनेस को जानना जरूरी है कि ये जो बॉर्बर है क्या इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है या फिर नहीं है। देखो, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि आप बॉर्बर की रीपेमेंट कैपेसिटी का पता लगा रहे हो कि जो बॉर्बर है वो लोन को टाइम पर रीपे कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अप्रेजल स्टैंडर्ड का एक और पर्पस होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करना लोन अप्रेजल के लिए। जैसे आप जब क्रेडिट वर्दीनेस को पता लगा रहे हो, ठीक है, बॉर्बर की, तो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि उसका जो सिबिल स्कोर है वो 750 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हो। क्वालिटेटिव क्या है कि जो पर्सन है उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी जो है वो होनी चाहिए, जिससे हम उसे उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा कि वो कितना अच्छा बंदा है, मतलब कि लोन की रीपेमेंट वो टाइम पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। उसके बाद बेटर लोन प्राइसिंग को सपोर्ट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। रिस्क को मैनेज करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे की मेथड्स ऑफ लोन अप्रेजल। तो की मेथड्स हमारे पास क्या? देखो, पहला है सिक्योरिटी बेस्ड। ठीक है, तो जो लोन है वो कोलैटरल के हिसाब से जो है वो सैंक्शन किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान के चलिए एक लोन है और उसके लिए जो बॉर्रोवर है वो अपनी एफडी जो है वो बैंक के पास गिरवी रख रहा है, तो बैंक उसका 90%, जैसे अगर एफडी जो है वो 10 लाख रुपए की, तो 90% कितना होगा? 9 लाख रुपए। तो बैंक यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 9 लाख रुपए जो है वो उसे देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास एफडी जो है वो पड़ी हुई है, तो उसको सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती है। फिर आता है बैलेंस शीट बेस। इसके अंदर बैंक जो है वो बेसिकली बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है उसका एनालिसिस करता है कि एक बिजनेस फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। इसके लिए कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज का यूज किया जाता है। जैसे कि आप कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको देख सकते हो, और अगर डेट इक्विटी रेशियो कम होगा तभी आपको यहाँ पर जो है उसे लोन जो है वो देना है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो अगर कम होगा तो वो कंपनी कम रिस्की मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑनर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो वो कंपनी कम रिस्की होगी, तो आप लोन जो है वो दे सकते हो। फिर आता है कैश फ्लो मेथड। कैश फ्लो मेथड के अंदर आप बेसिकली जो रीपेमेंट एबिलिटी है वो यहाँ पर चेक करते हो बॉर्बर की। इसके लिए आप उसकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, उनको जो है वो चेक करते हो और उसके हिसाब से ही आप बिजनेस लोन वगैरह जो है वो दे पाते हो। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गए तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव अप्रेजल। ठीक है, पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिटेटिव की, तो देखो क्वालिटेटिव की अगर हम यहाँ बात करें तो जो बैंक की लोन पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, सेक्टर स्पेसिफिक जो लिमिट्स हैं और जो बोरोवर की जो रेपुटेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर चेक करते हैं जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं कि बैंक की लोन पॉलिसी क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, एक जिस सेक्टर में हम लोन दे रहे हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे जो है वो कितनी है, और बोरोवर की रेपुटेशन जो है वो कितनी है। जैसे बैंक जो है वो रियल एस्टेट के लिए मैक्सिमम 50% जो है वो फिक्स कर सकता है कि टोटल पोर्टफोलियो का वो 50% ही जो है वो रियल एस्टेट को देगा। क्वांटिटेटिव के अंदर आप बेसिकली जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, लिक्विडिटी रेशियोज, क्रेडिट रेटिंग्स और टर्नओवर ट्रेंड्स को जो है वो असेस जो है वो करते हैं। ठीक है, तो बॉर्वर का अगर जो DSCR है अगर वो 1.5 होगा तभी उसको लोन अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज अप्रूव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो होता है क्वांटिटेटिव का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्वालिटेटिव लोन अप्रेजल क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर ना हम बोरोवर का जो एक्सपोजर है और सेक्टर का जो एक्सपोजर लिमिट है
वो यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटेटिव लोन अप्रेजल क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर एक मैक्सिमम सिंगल बोरोवर या फिर बोरोवर के ग्रुप को कितना मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, उसको चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ जो रिस्की सेक्टर्स होते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, स्टील, कैपिटल मार्केट, उसके अंदर भी हम लिमिट जो है वो फिक्स करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट फिक्स करते हैं कि हम कितना लोन जो है वो दे सकते हैं, और मार्केट कंडीशन और रेगुलेटरी चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इन लिमिट्स को एडजस्ट भी करते रहते हैं, यानी कि इनके अंदर चेंजेस भी जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी लोन अप्रूवल पावर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये सेट करते हैं, मतलब डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन के पास कितनी पावर होगी लोन देने के लिए। जैसे कि एक बैंक ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम कितना लोन जो है वो दे सकता है, उस चीज को हम डिटरमाइन जो है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि हु कैन अप्रूव डिफरेंट लोन अमाउंट्स, ठीक है। तो कौन पर्सन है, ऑफिसर है, जो कि यहाँ पर डिफरेंट लोन अमाउंट्स को अप्रूव जो है वो कर सकता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली ओवरड्राफ्ट और हैक लोन जो होते हैं और स्पेशल केसेस होते हैं उनके अंदर अप्रूवल लिमिट जो है वो फिक्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सेम जो पहले हमने टेबल देखा था कि ब्रांच मैनेजर की जो लोन अमाउंट लिमिट है वो अप टू 5 करोड़ है। रीजनल क्रेडिट कमेटी की जो लोन अमाउंट है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ है। कॉर्पोरेट ऑफिस क्रेडिट कमेटी है उसका 50 करोड़ से 200 करोड़ है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपका अबव 200 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्वांटिटेटिव लोन अप्रेजल क्राइटेरिया। इसके अंदर हम कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल लोन्स के, अगर हमें वर्किंग कैपिटल लोन्स का कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि हमें वर्किंग कैपिटल लोन की अप्रेजल करनी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से की रेशियोज जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली मेजर करता है कि एक बोरोवर जो है वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर किसी कंपनी की जो करंट रेशियो है वो 1.33 है तो वहां पर उसे लोन दिया जाएगा। मतलब मिनिमम इतनी करंट रेशियो जो है वो चाहिए होती है, और इतनी करंट रेशियो होगी तभी हम मानेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। उसके बाद फाइनेंशियल साउंडनेस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, जो स्टेबल डेट लेवल्स होते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी स्टडी जो है वो करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और जो डेट इक्विटी रेशियो अगर वो 2.0 है, ये हमारा यहाँ पर गलत है, ठीक है। हाँ, डेट इक्विटी रेशियो आपका जो है वो कम होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो आपका कम होना चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर टर्नओवर ट्रेंड। तो एक बिजनेस का टर्नओवर क्या रहा है, क्योंकि देखो इससे ना आप बिजनेस की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हो, और बिजनेस को फ्यूचर में कितना रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है उसका भी जो है वो पता लगा सकते हो। तो एक कंपनी अगर कंसिस्टेंटली 10% ग्रोथ कर रही है, ठीक है, कंसिस्टेंटली 10% से ग्रोथ कर रही है, तो हम मानेंगे कि उसका टर्नओवर ट्रेंड अच्छा है। उसके बाद है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी। देखो प्रॉफिटेबिलिटी से हमें ये पता लगा है कि जो बोरोवर है वो लोन को रिपे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो जो बोरोवर है वो बेसिकली जब प्रॉफिट कमाएगा तभी उसके पास पैसा आएगा, तभी वो लोन का पैसा जो है वो रिपे जो है वो कर सकता है। इसीलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो आपका अबव 50% जो है वो होना चाहिए। फिर आता है क्रेडिट रेटिंग। तो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लोन प्राइसिंग के ऊपर, रिस्क वेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल रेटिंग्स यहाँ पर अच्छी मिली हुई है किसी कंपनी को, जैसे ट्रिपल भी मिली हुई है, तो हम मानेंगे कि वो कंपनी अच्छी है और हम उसको जो है वो लोन दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीसीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेक्शन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे जो है वो ओवर करते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो लेकर आएंगे।
तो आपको वो वाला सेशन भी ज़रूर जो है वो अटेंड करना है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं सीसीपी के, जहाँ पर हम सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको सीसीपी की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो आपको रेगुलरली बेसिस पे इन लाइव सेशन को जो है वो अटेंड करना है। और इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट लाइव सेशन की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। ठीक है? और ऑलरेडी हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को भी गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। ओके, तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।